हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास बिगिन करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था परसीव्ड वैल्यू वगैरह को। मैं आपको हल्का से रिवाइज करता हूं। देखिए, थोड़ा सा उसमें एड ऑन भी कर दूंगा जानबूझ के, ताकि बोरिंग ना लगे। रिवाइज भी होगा और एड ऑन भी। हम लोग कौन है? एक फर्म, हम कंज्यूमर नहीं। आज मैं आपको कंज्यूमर और कस्टमर के बीच में डिफरेंस भी बताता हूं, जो मैंने लास्ट क्लास में नहीं बताया। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एक डाउट आया, कंज्यूमर क्या होता है। आप ऐसे सोचिए, आपने पेडिग्री खरीदा। आपने क्या खरीदा? पेडिग्री। ले जाके अपने कुत्ते को खिला दिया। अब मेरा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कस्टमर कौन है और कंज्यूमर कौन है? समझ में आ गया या नहीं आ गया? अपने आप, ये मेरे ख्याल से एग्जांपल कभी नहीं भूलोगे। गलती से अपने आप को कंज्यूमर मत बनाना, है ना। आप कौन हो? कस्टमर। कस्टमर जो कष्ट से मरता है उसको क्या बोलते हैं? कस्टमर। याद रहेगा किसके कष्ट? हाँ बेटा। अच्छा, कस्टमर कौन होता है? जो कष्ट से मरता है उसको क्या बोलते हैं हम? कस्टमर। यहां तक समझ में आ गया? कंज्यूमर कौन होता है? जो कंज्यूम करता है। चलो एक और एग्जांपल। मिस्टर एक्स बीमार हुए, हॉस्पिटलाइज। मिस्टर वाई ने उसका बिल भरा, बेटा था उसका या बेटी थी। अब कस्टमर कौन है? वाई। और कंज्यूमर कौन है? एक्स। समझ में आ गया? लास्ट, आप गए एक रेस्टोरेंट में, खाना खाया, बिल पे किया। कस्टमर कौन है और कंज्यूमर हम। क्लियर हो गया? दोनों सेम भी हो सकते हैं और अलग भी। यहां तक समझ में आ गया? आगे भूलोगे तो नहीं कस्टमर और कंज्यूमर में अंतर क्या है। ठीक है? कस्टमर कौन होता है? जो कष्ट से मरता है उसको क्या बोलते हैं हम? कस्टमर। अब बात आई, हम कौन है फिर? हम है फर्म। हम कौन है? फर्म। एक फर्म किस में काम करती है? एक फर्म होती है एक इंडस्ट्री के अंदर। जैसे मैं अगर एक टीचर हूं, मैं अपने आप को टीचर या अपनी कंपनी को क्या बोलूंगा? फर्म। और पूरी टीचर कम्युनिटी को क्या बोलूंगा? टीचिंग इंडस्ट्री। समझ में आया या नहीं आया? एजुकेशन इंडस्ट्री। बात समझ में आ रही है? पक्का? सच्ची? तो आपने कहा कि सर हम कौन है? फर्म। देखो ये बार बार क्यों याद दिला रहा हूं? क्योंकि जब आप जब आप करने बैठोगे, पढ़ने नहीं, जब आप करने बैठोगे पेपर में, तो आप ऊट पटांग टर्म्स ना लिखो। मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बोला था? वी नीड टू स्पीक इन प्रोफेशनल जार्गन्स, है ना। वी नीड टू स्पीक इन प्रोफेशनल जार्गन्स। प्रोफेशनल जार्गन कोई मुश्किल नहीं है, बस हमें अपनी हैबिट्स अभी से सुधारनी। और जब हम बोलेंगे सही तो लिखेंगे भी तो सही। पागल तो हो नहीं जो बोल कुछ और रहे हो, लिख कुछ और। समझ आया या नहीं आया? पक्का? अब हमने क्या कहा, अब हमें क्या करना है? हम एंटर करने जा रहे। देखो पिछला भी लेके आऊंगा इसमें, जैसे फॉर्म पिछला था, और नया भी लेके आऊंगा। जानबूझ के पिछला भी ला रहा हूं ताकि आपको रिवाइज हो जाए, और नया भी ला रहा हूं ताकि नए इनपुट्स मिल जाएं। अब हमने क्या किया? हमारी फर्म ने सोचा कमाई करेंगे। अब सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होगा। आपने कहा स्ट्रेटजी बनाएंगे। सिर्फ सोच लिया स्ट्रेटजी बनाएंगे, उससे क्या से होगा? क्या बनाएंगे? किस चीज के बनाएंगे? आपके थ्रेट्स क्या है? आपको घबराहट किस चीज की है? मतलब हमें पहले क्या करना पड़ेगा? एनालिसिस। सीधा स्ट्रेटेजी कैसे बन जाएगी बता? बन सकती है क्या? बन ही नहीं सकती। आप कुछ भी कर लो, सीधा स्ट्रेटेजी बन ही नहीं सकती। तो आपने कहा 3 स्टेप्स लेने हैं। एनालाइज करेंगे, फिर स्ट्रेटेजी बनाएंगे, फिर परफॉर्मेंस चेक करेंगे। एएसपी कह लो, कुछ भी कह लो। पहले क्या करेंगे? एनालाइज। फिर क्या करेंगे? स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और लास्ट में परफॉर्मेंस चेक करेंगे। बहुत सीधी बात है।
जब आप एनालाइज कर रहे हो तो दो एनवायरमेंट को एनालाइज करोगे, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। मानते हो या नहीं? एक्सटर्नल का मतलब बाहर, इतना तो हिंदी में मालूम है, लेकिन एक्सटर्नल का एक्चुअली मीनिंग होता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के, हमारी फर्म को छोड़ के बाकी। आपने कहा सर जैसे अगर मैं इंडिया में बैठा हूं, मेरी कार है महिंद्रा, मैं टाटा के बारे में सोच रहा हूं या नहीं, मतलब राइवल्स के बारे में, कॉम्पिटिटर, राइवल, कुछ भी कह लीजिए। लेकिन मैं कंज्यूमर के टेस्ट के बारे में भी सोच रहा हूं। दोनों इंटरनल नहीं है, याद रखो। गलती से भी ये मत सोचो कि दोनों इंटरनल है। दोनों ही क्या है? बाहर की चीज। आपने कहा सही बात है सर, दोनों ही बाहर की चीज है। साथ में मैं इंटरनल सोच रहा हूं। इंटरनल क्या? मेरे पास क्या रिसोर्सेज है, मतलब मेरे पास कितना मटेरियल है, कितनी लेबर है, क्या मेरे पास पेटेंट्स हैं, क्या मेरे पास टेक्नोलॉजी है, ये मेरे रिसोर्सेज हैं, है ना। मेरे पास क्या कैपेबिलिटीज है, मैं इन रिसोर्सेज को कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकता हूं, मतलब मैं कितना कैपेबल हूं इनको यूज करने के लिए। इन सब चीजों को सोचने के बाद, एक हो गया एक्सटर्नल, दूसरा क्या हो गया? इंटरनल। मैं क्या करूंगा? स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। अब स्ट्रेटेजी बनाने के लिए मेरे को ये पूरा सब्जेक्ट डाल रखा है, और लास्ट में मेरे को क्या चेक करना है? परफॉर्मेंस। अब मैंने ये समझा था कि पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स को कैसे देखा जाता है। मुझे अगर ज्यादा अर्न करना है, मुझे अगर ज्यादा अर्न करना है, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा पहले ये देखो कि कौन सी इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है। कौन सी इंडस्ट्री क्या है? अट्रैक्टिव। मतलब किस इंडस्ट्री में ज्यादा माल है। आपने कहा सर किस इंडस्ट्री में ज्यादा माल है से मतलब क्या है आपका? मतलब यह है कि कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें मेरे को लगता है कि मैं ज्यादा अर्न कर सकता हूं, जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है ना। और उस इंडस्ट्री में किस तरीके से मैं वर्क करूं कि मैं अबव एवरेज रिटर्न पा सकूं। उस इंडस्ट्री में कैसे वर्क करूं कि मैं क्या पा सकूं? अबव एवरेज रिटर्न। बात यहां तक समझ में आई? सच्ची? जरा यहां तक रिपीट करते हैं ताकि तुम्हारी टर्मोलॉजीज दिमाग में बसने लग जाए, और कुछ नहीं। मीनिंग तो सबको समझ में आ गया। हम कौन है? जो पे करता है वो कौन होता है? जो कंज्यूम करता है, कंज्यूमर। अगर हम कुछ काम करने जा रहे हैं, उसके लिए 3 स्टेप्स लेके चलेंगे: एनालिसिस, स्ट्रेटेजी, परफॉर्मेंस। सही है? ये प्रोफेशनल जार्गन्स मजबूरन मैं आपके साथ चल रहा हूं, समझ में तो आपको पूरी बात आ गई है ना। जैसे आपने 12th में जब भी कुछ थ्योरी समझी तो याद तो करनी पड़ी ना, ताकि आप वही चीज लिख के भी आ सको, समझा सको दूसरे को। आपने कहा ठीक बात है सर। अब मैंने कहा क्या? मैंने कहा पहली चीज, एनालिसिस 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? एक्सटर्नल और इंटरनल। फिर हम स्ट्रेटेजी बनाने बैठे, कुछ लिखना नहीं आपको, मैं सब लिखूंगा, शांति से रखिए, बैठिए बस आराम से। ये सब्जेक्ट ना समझने का है। हम लोग गलती क्या करते हैं? लिखने बैठ जाते हैं सब्जेक्ट। लिखोगे तो नंबर नहीं पाओगे, समझोगे तो खूब नंबर पाओगे। अब स्ट्रेटेजी में हम लोग सबसे पहले क्या सोचने जा रहे हैं? हम लोग सोच रहे हैं सबसे पहले अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्रीज। यहां तक समझ में आया? अच्छा, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत समझदार इंसान जिनका नाम था माइकल यूजीन पोर्टर। माइकल पोर्टर कहा जाता है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में पढ़ाते थे, जो दुनिया का सबसे बढ़िया बी स्कूल माना जाता है। आपने कहा अच्छा, अब वो
आज भी अलाइव है, बहुत समझदारी वाली बात की थी उन्होंने उस जमाने में। अब जो मैं बोलने वाला हूं वो याद ना रहे तो भी कोई फर्क नहीं है। उस समय क्या होता था, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन होता था। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन आपको वर्ड ना भी याद रहे तो भी कोई फर्क नहीं है। उस समय क्या होता था, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में मेनली क्या होता था, हम लोग थोड़ी बहुत चीजें देखते थे। क्यों? हम लोगों के समय डिजिटाइजेशन नहीं था। तो चैप्टर 5 में हम डिजिटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन माइकल पॉटर साहब ने जो पढ़ाया अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री वगैरह, उसको इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब उसको समझने से पहले हमें दो तीन टर्म समझनी पड़ेगी। एक होगी वैल्यू, पहली क्या है? वैल्यू। दूसरा है प्राइस, और तीसरा है क्या? कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपने कहा कि सर अब मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूं और ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। मैं ये चार्ट अभी मैंने आपको क्या कहा, बनाना नहीं है। क्यों नहीं कहा? मैं बनवा सकता था ना, क्यों रुक गया? मैं पहले आपको समझाऊंगा और फिर कहूंगा ये नहीं बनाना, ये करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे का मतलब क्या होता है? आप कभी देखो कार खरीदते हो, स्कूटर खरीदते हो, आपकी गाड़ी का नंबर जो होता है ना, आपको ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाता है। लेकिन आप पता है प्रीमियम नंबर खरीद सकते हो, पता है बात? कैसे खरीदते हैं उसको? हैं? बिड लगती है, बिल्कुल सही बोले आप। अब आपने सही बोला, बिडिंग होती है उसकी। प्रीमियम नंबर की क्या होती है? बिडिंग। मतलब कस्टमर कितने देने को रेडी है। यहां तक समझ आ गया या नहीं आ गया? ये क्या है? मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे। गूगल एड्स है, सुना है? उस पर ऐसा नहीं होता कि आप गए और आपने इतने रुपए वो लेंगे बस एड लग जाएगा, नहीं। कोई भी फेस्टिवल आएगा, उस फेस्टिवल के अकॉर्डिंगली बिड लगेगी। मतलब लोग आते गए, मान के चलो 4 लोग आए, हम 4 हैं, हमने सोचा कि यार ये एड का स्लॉट मुझे चाहिए, तो गूगल ने खुला छोड़ रखा है, जो सबसे ज्यादा बिड लगाएगा उसका एड का स्लॉट हो गया, काम खत्म। वो बताएगा ही नहीं किसका है, आपको बस एवरेज प्राइस बता देगा क्या चल रहा है इस समय, आप उससे ज्यादा लगा दो, आपका एड दिखेगा, नहीं तो दूसरे का दिखेगा। यह है मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे। समझ में आया या नहीं आया? मैंने एक एग्जांपल लिया था, गौरी के साथ लिया था शायद। गौरी मैडम को मैंने कार दी, फिर कार वापस मांग ली, तो ये कितने पैसे देने को रेडी है उसकी? आई थिंक 15 लाख वॉज द प्राइस वी चोज। अब जो प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है, वो कंपनी कैसे डिसाइड करती है? कंपनी मतलब फर्म कैसे डिसाइड करती है? सेलिंग प्राइस मैक्सिमम विलिंगनेस से कम रखती है ना। आपने कहा ठीक है, ताकि कंज्यूमर सरप्लस जनरेट हो सके, ताकि क्या हो सके? कंज्यूमर सरप्लस जनरेट हो सके। यहां तक भी क्लियर हो गया? अब क्या होता है दोस्तों, हम जब इंटरनेशनल बुक्स पढ़ेंगे तो एक टर्म पढ़ेंगे, वैल्यू क्रिएटेड। वो वैल्यू क्रिएटेड वहां पे होगी मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे और कॉस्ट ऑफ सेल्स का डिफरेंस। मतलब फर्म का प्रॉफिट या मार्जिन या प्रोड्यूसर सरप्लस प्लस कंज्यूमर का सरप्लस। समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे हम? वैल्यू क्रिएटेड। कि कितने की कॉस्ट थी और कितने की बेची। मगर इंस्टीट्यूट क्या करता है, उसका इन दोनों का गैप लेता है, जहां तक मुझे याद है। एक बार मैं चेक कर लूं, कहीं मैं गलत ना बोल जाऊं, प्लीज एक सेकेंड। सही कह, ये लिखा है।
It is basically the value consumer wants to pay over and above the price that business wants to charge from the customer. अब देखो यहां पे खुद ही क्या कह रहे हैं, सेलिंग प्राइस से ज्यादा वाला, जबकि होता क्या एक्चुअल में, यहां से यहां। तो आपको मैंने पहले भी क्या समझाया था, जब भी इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनल बुक्स में लड़ाई हो, कौन जीतेगा? इंस्टीट्यूट। इवन इंस्टीट्यूट और आपकी समझ में लड़ाई हो तो भी कौन जीतेगा? इंस्टीट्यूट। माइकल पॉटर साहब ने 5 फोर्सेस का मॉडल बनाया जो आज हम पढ़ने वाले हैं। माइकल पॉटर साहब में और इंस्टीट्यूट में लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? इंस्टीट्यूट। हम कह देंगे माइकल पॉटर तुझे कुछ नहीं आता। हम क्या कहेंगे? माइकल पॉटर तुझे कुछ नहीं आता। हमें नंबर पाने हैं तो हमें किसको मानना पड़ेगा? इंस्टीट्यूट को मानना पड़ेगा। बस चुपचाप मान जाओ, कोई ऑप्शन नहीं। थोड़ा थोड़ा इधर होके बैठ जाओ यार, थोड़ा सा दोस्त आप भी। समझ में आ रहा है? पक्का ना? आपको कंसीडर करते हुए चल रहा हूं मैं पूरी बात। यहां तक आया समझ में? पक्का? कोई ऐसा जिसको ना आया हो? अब आपने कहा कि सर इसीलिए मैं ये चार्ट यहां नहीं बनवाऊंगा, मैं आपसे क्या करूंगा? मैं कहूंगा यहां से चार्ट कॉपी करो। कहां से? ये रहा। बात समझ आई या नहीं? कंज्यूमर कस्टमर सरप्लस को ये क्या बोल रहा है? वैल्यू क्रिएटेड। देखो पढ़ो ध्यान से। इट इज बेसिकली द वैल्यू कंज्यूमर वांट्स टू पे ओवर एंड अबव द प्राइस दैट बिजनेस वांट्स टू चार्ज फ्रॉम द कंज्यूमर। कहता है आगे, दिस एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड वैल्यू क्रिएशन वेयर इन कंज्यूमर्स वैल्यू द प्रोडक्ट और सर्विसेज मोर देन इट एक्चुअली कॉस्ट देम। बहस कुछ नहीं, कोई चू नहीं, चपड़ नहीं। बात समझ में आ गई? तो अब जल्दी से, इन्होंने क्या गलती की? होना क्या चाहिए था? वैल्यू क्रिएशन होनी चाहिए दिस प्लस दिस, कि कितने की चीज हकीकत में कितनी बन गई, कितनी एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट हुई। समझ में आया या नहीं आया? मीनिंग क्या हुआ? कितने की चीज कितने की बन गई, कितनी वैल्यू क्रिएट हुई एक्स्ट्रा, तभी तो क्रिएटेड है। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा नहीं, इसका दूसरा नाम क्या है? वैल्यू क्रिएशन या क्रिएटेड। तो मैं बहस नहीं करने वाला, मुझे चाहिए आपके नंबर। बात समझ आ गई या नहीं आ गई? और जिसको ज्यादा रिसर्च करनी है, मैं आपको मेल साहब के बिहाफ पे 2-4 और लिख दूंगा। इतने लिखे हैं मुझे मालूम है, एसएम की फैकल्टी जो है वो सुभान अल्लाह है। शी इज नॉट विलिंग टू इंप्रूव। पिछले 20 साल से, जितने भी टाइम से एसएम चल रहा है, उन्होंने वही बुक बना रखी है। नॉट इवन अ सिंगल इफ एंड बट हैज बीन चेंज। बस पहले 8 चैप्टर्स थे, न्यू सिलेबस आया तो 3 चैप्टर हटा दिए, वही रहे, मतलब कंटेंट वही रहा। नो इफ नो बट, चुपचाप मानो। अब मैं क्या करूं इसमें? मैंने कई मेल लिख दिए, उन्हें नहीं समझ में आती हर चीज पे। कई जगह वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके ऊपर भी मेल लिख दिया, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है? तो अब जल्दी से बिना टाइम लगाए आप लोग क्या करने वाले हैं? जल्दी से इसको कॉपी करेंगे आप। मैं ये डिलीट कर दे रहा हूं, ठीक है? 1 सेकंड। वैल्यू क्रिएशन है, 1 मिनट का चार्ट है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, पहले ही बता रहा हूं। कहीं 1 घंटे तक बैठ के डिजाइनिंग कर रहे हो, सुंदर बनाने में लगे पड़े हो, आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास बना दो।
यहां लिख देना चैप्टर 2। हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं यहां पे अभी? चैप्टर 2। मैंने ये भी लिखवा दिया क्योंकि कई बार होता क्या है, हम ना कहीं पढ़ने बैठ जाते हैं, कोई बुक, कोई आर्टिकल, कोई कुछ भी, तो आपको याद रहे कि रियल लाइफ में ये मीनिंग बन जाता है। समझ आ गया या नहीं आ गया? लेकिन आईसीआई ये लेके चलता है भाई, हमें वही लेके चलेंगे जो आईसीआई लेके चल रहा है, हमें कोई चूचपड़ नहीं करनी। मैंने कभी मना ही नहीं किया। हम्म एक डाउट आ रहा है, स्ट्रेटेजी और प्लानिंग में क्या अंतर है? अगर इसे सिंपल तरीके से समझे तो ऐसे समझिए, प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। मतलब स्ट्रेटेजी जो है ना, वो कई कंपोनेंट्स बनाती है। अब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, एप्स से मंकी भी बने, ह्यूमन भी बने। ह्यूमंस आर अ ब्रीड ऑफ, ब्रीड कह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम क्या कहते हैं, डिसेंडेंट कह दे रहा, ऑफ एप्स। monkeys are also descendants of apes, but apes are not humans and humans are not apes. अब आप कहोगे से प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में क्या अंतर है? अभी के लिए आप इतना समझिए, फॉर द टाइम बीइंग, प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। समझे? आगे बढ़ते हैं। अब आपने कहा कि सर मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे वगैरह सब समझ में आ गया, ये सब हो गया ना तुम्हारा। अब आपने कहा कि सर वैल्यू क्या होती है? वैल्यू का मैंने क्या बोला, जो प्राइस पे कर रहे हैं अगर उससे ज्यादा कुछ मिल रहा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? वैल्यू। आप मान के चलिए एक रेस्टोरेंट में गए, आपने खाने के पैसे दिए, उसने आपको पान फ्री में दिया, आपने पान के पैसे नहीं दिए थे, आप खुश हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? क्यों? आपको लगेगा कुछ कंज्यूमर का सरप्लस हो गया, लगेगा कि नहीं लगेगा?
जहां कंज्यूमर का सरप्लस हुआ कंज्यूमर खुश। सही है या गलत है? जहां कंज्यूमर का सरप्लस हुआ कंज्यूमर खुश। तो आपने कहा वैल्यू यही है, वैल्यू यही है ना। मैं तो उतने देने को रेडी था, पान के भी पैसे देने को रेडी था, मेरे को तो कम में मिल गया। मैं तो लेने ही वाला था पान का ऑर्डर, या तो फ्री में मिल गया, खुश। अब समझे या नहीं समझे? अब सुनो आगे। तो अब मेरे को ये लिखवाने की तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं कि वैल्यू कैसे निकाली जाती है, मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे आप कैसे निकालते हो, समझ में आ गया? ठीक है। अगर किसी ने लिखना हो अलग से बता देना, बता दूंगा, वही एग्जांपल लिखवा दूंगा कि गौरी को कार दी, फिर कार छीन ली, गौरी रो रही है। क्यों रो रही है? मेरी कार। मैंने कहा पैसे दे तब कार लूंगा। पैसे दे। इसने थोड़े पैसे दिए, मैं अभी भी नहीं माना, इसने थोड़े और दिए। तो जहां पे जाके मैं मान जाऊंगा, मतलब जो जो ज्यादा से ज्यादा देने को रेडी हो जाएगी, वो है मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे। अब वापस आ जाते हैं अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री पे। बिजनेस नहीं, अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। मैंने अभी बोला टीचिंग अगर मैं कर रहा हूं, मैं क्या कहलाऊंगा? मैं फर्म कहलाऊं। मैं क्या, मेरी कंपनी क्या कहलाएगी? फर्म। जिस जगह में, जिस मेरे सारे राइवल्स कॉम्पिटिटर्स को लेके चल रहा हूं, उसको मैं क्या कहूंगा? क्या बोलूंगा? इंडस्ट्री, टीचिंग इंडस्ट्री। क्लियर हो गया? अब आपने कहा कि सर मुझे ना पैसे कमाने, पैसे कमाने के आपने दो तरीके बताए थे। मैंने कहा कौन कौन से? एक था, याद दिलाऊं, कॉस्ट लीडरशिप, दूसरा डिफरेंशिएशन। अच्छा, कॉस्ट लीडरशिप क्या होता है? कॉस्ट को कम से कम रखना। मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूं जिससे याद आ जाएगा। और दूसरा क्या था? डिफरेंशिएशन। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? बेसिक्स खत्म करने वाले हैं चैप्टर 3 में, कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन के, और फिर से आ जाएंगे चैप्टर 2 पे। आपको आज घर जाके वैल्यू क्रिएशन पेज नंबर 36 पे पढ़ना, 2.36 घर जाके ये पढ़ना होगा। कोई टर्म ना समझ में आए, कुछ ना समझ में आए, ठीक है ना? ये सब आपको विलिंगनेस टू पे वगैरह जो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप आके मुझसे बात करें। आपको कोई हाय तौबा नहीं है इसके लिए, कोई ऐसा नहीं है जैसे कॉस्टिंग में ना मजे से हम पढ़ रहे हैं, कोई फॉर्मेट नहीं है, वैसे इसमें कैसे लिखना है कोई फर्क नहीं है। बस लिखो तो टर्म्स अच्छी यूज करो, लगे कि एक प्रोफेशनल जा रहा है, ऐसा ना लगे कि गवार जा रहा है। तुम्हें अपने आप नंबर मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नहीं तो ये चैप्टर इतना लवली है, ये सब्जेक्ट, तुम कहोगे इसमें कुछ है ही नहीं। रियल लाइफ के बिजनेस को करना सिखा रहे हैं यार, है या नहीं? तो अब देखो चैप्टर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 3 के लिए माइकल पॉटर्स जेनरिक स्ट्रेटेजीज, पेज नंबर 3.25। ठीक है, लिख लो, पढ़ना है घर पे। चैप्टर 2 एंड 3 कर देता हूं ऊपर। माइकल पॉटर ने क्या कहा? स्ट्रेटेजी बनाने को कहा। अब ध्यान से सुनो, चेस खेला है, हम चेस बोर्ड पे आ गए, समझ देखा तो होगा, चाइनीज चेकर या चेस या कुछ ऐसा। उस समय हम प्लान नहीं कर रहे होते, स्ट्रेटेजाइज कर रहे होते। प्लान में तो सिर्फ एक साइड हो गया, ऐसा होगा, बजट बनाएगा, खत्म। स्ट्रेटेजी में होता है ये अगर ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, ये अगर ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा। समझ में आया? प्लान और स्ट्रेटेजी में अंतर समझ में आ रहा है ना, कि कैसे कैसे खेलेंगे, लड़ेंगे? पक्का आ रहा है ना?
तो आपने कहा सही बात है, ये सब हम लड़ाई देखने वाले, सोचने वाले हैं लड़ाई। अब हमने दो चीजें सीखनी है माइकल पोर्टर साहब की, सीखेंगे चैप्टर 2 में और चैप्टर 3 में। चैप्टर 2 में अभी 5 फोर्सेस पढ़ने वाले हैं इसके जस्ट बाद, और चैप्टर 3 में हमने दो स्ट्रेटजी जो लास्ट क्लास में सीखी थी वो पढ़ेंगे अभी। पहली का नाम था, आपने कहा था कॉस्ट लीडरशिप, और दूसरी डिफरेंशिएशन। आपने कहा ये रहा, पेज नंबर लिख लेना घर पे पढ़ने के लिए, 3.25 ये आपने पढ़ना है, ठीक है। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी और डिफरेंशिएशन स्टडी, पक्का। देखो एग्जांपल दे रहा हूं अभी, ये सबसे आखिर में सीखेंगे। तो हमारा सारे चैप्टर्स चलेंगे साथ में, 2-3 चैप्टर एक साथ चलेंगे। ये मत सोचना कि सर आप एक ही चैप्टर पढ़ाओ, पहले एक फिर दूसरा फिर तीसरा, नहीं, मेरा सीक्वेंस ऐसे नहीं चलने वाला। मैं इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, सारा लिंकिंग वाला टॉपिक पहले खत्म करूं। आपने कहा कि सर एक एग्जांपल लिखते हैं, साथ में लिख लेते हैं, इधर बना देते हैं कॉस्ट लीडरशिप, और इधर बना देते हैं डिफरेंशिएशन। ये है जियो, एयरटेल, जियो को मान लेता हूं ये हमारी फॉर्म है ना, ताकि हम सोच पाए। मान लो हमने इसमें वैल्यू कस्टमर देने को तैयार है 660 रुपए एयरटेल पे, जो पैक हम दे रहे हैं उसके कितने रुपए देने को रेडी था, 660। इसमें चाहे वो एक महीने में प्राइम दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, समझ में आ गया। इसके लिए हम एयरटेल अभी चार्ज कर रहा है 450। आपने कहा हम ये सोच रहे हैं एयरटेल की कॉस्ट कितनी है से 300, तो एयरटेल का कंज्यूमर सरप्लस, एयरटेल का कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ, समझ में आया। और एयरटेल का प्रॉफिट या मार्जिन या प्रोड्यूसर सरप्लस कितना हुआ, 150। अब हम कौन है, अंबानी के खानदान के। हमने सोचा हम सिर्फ 4G लेंगे, इसके पास क्या है 2G। मैं जानबूझ के एग्जांपल भी वही ले रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हमने क्या लिया, 4G एंड 5G, है ना। सो हमारी क्या हो गई, सो कॉस्ट इज लो। हम कौन है, हम फर्म है। हम यहां पे सिर्फ वो सिचुएशन लेके चल रहे हैं जहां पे हम प्राइस लीडर बन सके, कॉस्ट के लीडर बन सके, प्राइस नहीं कॉस्ट के लीडर बन सके। मतलब इतना कम हमारी कॉस्ट है कि कोई हमें कंपीट कर ही ना पाए। यहां तक क्लियर हुआ, किसको नहीं हुआ, है ना, यहां तक पक्का। अब आपने कहा कि सर ये हमने भी 444, एक मिनट रुक जाओ, इसको 2 कॉलम में बना देते हैं, रुक जाओ। $450 ये हमारी प्लानिंग चल रही, ये हमारी प्लानिंग थी, है ना। अब हमने कैसे स्ट्रेटेजाइज किया, हमने स्ट्रेटेजी बनाई 170 के अंदर ही रखेंगे, कॉस्ट तो हमारी 170 है। अब हम क्या करेंगे, हमने स्ट्रेटेजी बनाई इसको वही चीज कितने में दे देंगे, 400 में। अब ध्यान से देखो ये कितना हो गया, कितना आया 230। अच्छा मैंने गलत किया है, 260 बता रहे हैं, सॉरी। हम अपने आप क्या बन गए, ये स्ट्रेटेजी क्या कहलाएगी, कॉस्ट लीडरशिप
स्ट्रेटेजी। ये क्या कहलाई? कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। देखो थ्योरी को अगर थ्योरी बना के चलोगे ना तो कभी पास नहीं होगे। थ्योरी को थ्योरी बना के चलोगे तो कभी पास नहीं होगे। अब मैं मान ही नहीं सकता तुम जिंदगी में कॉस्ट लीडरशिप भूल जाओ। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? अगर मैं इसको पढ़ाता, देखो कैसे, देखो जी, एक होती है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। याद करो, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी बोलेंगे सब साथ में, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। इसके अंदर 4 एडवांटेज हैं, 4 डिसएडवांटेज हैं। हम इसमें कॉस्ट कम करने की कोशिश करते हैं। तुम कहते ये क्या चल रहा है भाई? याद तो तुम तब भी करते, याद तो तुम तब भी करते, लेकिन अब तुम जब घर पे खुद पढ़ोगे ना मुझे तुम्हें कुछ याद कराना, ना मुझे तुम्हें कुछ रटवाना। सही बोल रहा हूं? तो थ्योरी ऐसे पढ़ेंगे कि लगे ही ना कि थ्योरी पढ़े। बिजनेस को, रियल बिजनेस को, पूरे सारे बिजनेस की रामकथा खोल डालेंगे। ठीक है? सही है ना? अब आपने कहा कि सर अब ये सब मैं नहीं सिखाऊंगा यार, कि अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फोरकास्ट करना चाहिए, डिमांड, रिसोर्सेस को सही से यूज करना चाहिए, ये तो पता है यार। सोच के देखो तुम्हारा दिमाग मुझे कैसे खोलना चाहिए, रियल एग्जांपल से, ताकि तुम समझ पाओ। इतने साल से तुम थ्योरी पढ़ते आ रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें थ्योरी पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत है। रट्टा तुम बहुत ही बढ़िया मारते हो, है या नहीं? नहीं मारते? कितने नंबर आए थे 12th में? 12th में कितने परसेंट आए थे? 94% बिना रट्टे के आ गए तुम्हारे। मान ही नहीं सकता। वो O&M होता है, कौन सा होता है सब्जेक्ट थ्योरी वाला? मैनेजमेंट होता है, बिजनेस स्टडीज। कैसे किया था खत्म? मैडम जी बताना जरा। है? रट्टा नहीं मारा है? मारा था ना, रट्टा ही मारा था। फाउंडेशन में, लॉ में कह रहे हैं हमारा। लेकिन बिना रट्टे के अगर मैं तुम्हें सारी चीज ऐसी समझा दूं कि अपने आप अब दिमाग से रट्टा अपने आप लग जाए, अब तुम ये सारी चीज खुद सोच के कुछ भी लिख दो, तुम्हारे पूरे नंबर आने। बात समझे या नहीं? क्योंकि तुम्हारा दिमाग क्लियर हो गया कॉस्ट लीडरशिप है क्या। बात सही है? तो घर पे पढ़ना जरूर है, कोई एक्सेप्शन नहीं। ठीक है? और ये सब मत सोचना राइवलरी, बायर, सप्लायर, एंट्रेंट, सब्स्टिट्यूट, ये मैं रट्टा लगाऊंगा। जस्ट अभी आज ही 5 फोर्सेस पढ़नी है, उसमें ये 5 आ जाएंगे। तो जहां रट्टा लगवाना है ना, मुझे मालूम है कहां लगवाना है, और वो अपने आप लग जाएगा। जहां नहीं लगवाना वहां तो मैं समझा के हो जाएगा, वो भी मैं बिना रट्टे के समझाऊंगा, चिंता मत करना। अभी आपको ये नहीं पढ़ना होगा कॉम्पिटिटिव स्कोप। घर पे आप सिर्फ क्या पढ़ेंगे? कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी। अब बारी आई डिफरेंशिएशन पे। आपने कहा सर डिफरेंशिएशन का बताओ। मैंने कहा देखो, हमने क्या एग्जांपल लिया था? टेस्ला का लिया था ना, वही ले लेते हैं। महिंद्रा और टेस्ला, महिंद्रा ईवी, टेस्ला ईवी। घर जाके आपने देखा था टेस्ला कैसी कार है? किसी ने देखा? यूट्यूब पे देख लिया देना, BYD या टेस्ला। BYD ये बहुत चलती है, और टेस्ला चाइना की है, ये अमेरिका की है टेस्ला। ठीक है? हमारी कौन सी है ये? हम ले लेते हैं अपने आप को सही है। अब बारी आई वैल्यू की। मान लेते हैं दोनों वैल्यू जो दे रही हैं वो 50 लाख का दे रही है। पहले महिंद्रा का 50 लाख की वैल्यू है, प्राइस है, मैंने ऐसे ही ले लिया, मेरे को पीछे मत पड़ना इतने की नहीं कि उतने की नहीं, और कॉस्ट है से 21 लाख। ये आया 14 लाख, 15 लाख।
अब हमारी कंपनी है, हमने सोचा हम लेके आए अपनी टेस्ला यहां पे। अब टेस्ला में हमने सोचा अब हमें क्या करना है, हम सोच रहे हैं यार एक काम करते हैं, अभी हम 50 लाख की ही वैल्यू का देते हैं, ठीक है ना। आपने कहा ठीक है सर 50 लाख की वैल्यू का ही देंगे। हमारी जो सेलिंग प्राइस हमने रखा वो से उसी को बनाने के लिए 35 लाख था, और से कॉस्ट भी 21 लाख आ रही है सेम मॉडल के। मैंने इसमें ऑटो ड्राइविंग ऐड कर दिया और वैल्यू इसकी चक्कर में 35.9 लाख हो गई, प्राइस हो गया, सॉरी आई एम सॉरी वैल्यू बोल दिया, प्राइस हो गया क्या, लेकिन ये हो गया 53 लाख। मतलब मैंने फीचर थोड़े से ऐड किए, वैल्यू जिसके चक्कर में प्राइस तो बढ़ा लेकिन वैल्यू ज्यादा बढ़ी। आपने कहा यहां पे कॉस्ट भी शायद बढ़ गई से 21.2 लाख। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। ऊपर वाले में हुआ 1 लाख, ये अब एक बात सोचो, टेस्ला ने यहां पे क्या किया, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी फॉलो की। चिराग समझ में आ रहा है पक्का? कुछ गड़बड़ किया मैंने, गड़बड़ किया रुको, क्या, सॉरी, अब ठीक है। अब ये सब करेंगे उसके लिए मुझे वापस कहां आना पड़ेगा, इंडस्ट्री में। यहां पे हमने क्या पढ़ा, कॉस्ट लीडरशिप, दूसरी चीज क्या पढ़ी, डिफरेंशिएशन। दो स्ट्रेटेजी लगाएंगे, लेकिन ये स्ट्रेटेजी मेरे को लगानी तो इंडस्ट्री में पड़ेगी। अब मैं ये सोच रहा हूं, थोड़ा सा बैकवर्ड जा रहा हूं, ये तो मैंने लास्ट क्लास का रिपीट किया था, लास्ट क्लास का सारा रिपीट हो चुका है, कुछ रह गया हो तो बताओ। पक्का? मेरे ख्याल से सारा हो गया। अब मैं ये सोच रहा हूं, माइकल पोर्टर बैठा है तो कह रहा पराग बाबू ये बताओ, तुमने सोचा है कमाने का, इस इंडस्ट्री में तो कमाई नहीं है, तुमने सोचा कमाने का लेकिन इस इंडस्ट्री में तो कमाई नहीं है, कमाओगे कैसे? मैं कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, इससे अच्छा इंडस्ट्री स्विच कर लो। क्या लगाया पड़ा है, कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, जो भी इंडस्ट्री होगी उसके अंदर ये लगाते रहेंगे, लेकिन पहले ये तो सोचो सही इंडस्ट्री कौन सी है। मैं कहा बात तो सही बोल रहा है यार, सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? मैंने सारी इंडस्ट्री की एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी देखी, सारी, ट्रांसपोर्टेशन, एयरलाइंस, हॉस्पिटैलिटी, शेयर ब्रोकिंग, सबका देखा। अब मैंने सोचा चलो इस इंडस्ट्री में प्रॉफिट ज्यादा, कोई भी एक मेडिसिन में इसमें काम करता हूं। मैं काम करने जा रहा था, लेकिन मुझे बिजनेस में यह समझ में नहीं आ रहा कैसे एंटर करूं। आपने कहा एंटर क्यों करना, देखो कौन कौन राइवल्स है, देखो क्या है राइवल्स कौन कौन से। मैंने कहा देखो यार, मान के चलो मैंने बिजनेस में एंटर किया, मान के चलते हैं, और मुझे एंट्री ही नहीं मिली आसानी से, तो या मुझ में पैसे ही नहीं है इतने, एयरलाइंस है बहुत प्रॉफिटेबल है, मान लो चला सकते हो, औकात है, सीधी बात है ना, जरूरी नहीं है ना कि तुम पे इतने पैसे हो। सही बात है गलत बात है? तो तुमने कहा कि मेरे को बिजनेस में एंटर करना है इंडस्ट्री में, दो सिचुएशन हो सकती हैं। अब मैं या तो इनकम्बेंट हूं, INCUMBENT इंग्लिश का वर्ड है, मतलब मैं पहले से इसका एक प्लेयर हूं इस इंडस्ट्री का, या दूसरी सिचुएशन हो सकती है मैं
इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाह रहा हूं। दो ही इंडस्ट्री सिचुएशन हो सकती, तीसरी तो हो नहीं सकती ना यार, कोई और सिचुएशन तो है नहीं। पहला क्या है, मैं इनकम्बेंट हूं। इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है, इसी इंडस्ट्री में हूं। और दूसरा क्या है, मैं इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहता हूं। तो उन्होंने समझाया कि देखो 5 चीजों को ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ राइवल्स को ही नहीं। राइवल्स को छोड़कर 4 चीजें और है जब इंडस्ट्री के बारे में सोच रहे हो उस समय। पहली क्या है, राइवल्स। ये तो सबको समझ में आता है कि कॉम्पिटिटर कौन है। मेरे सामने अगर कॉम्पिटिटर रिलायंस हो तो सोचो एंटर करते हुए डर लगेगा कि नहीं लगेगा? करोगे ऐसे में एंटर? सोच के बताओ, बहुत डर सा लगेगा यार, ये तो बब्बर शेर के सामने आके खड़ा कर दिया बिल्ली को, है ना। तो आपने कहा कि सर एंटर करते पे मैं 5 चीजें देखनी, सिर्फ राइवल ही नहीं देखना। राइवल तो एक है, जैसे आपने कहा कि रिलायंस राइवल है। एंटर करते पे या उस इंडस्ट्री में ही अगर वर्क कर रहे हैं और स्ट्रेटेजी बनानी है, कॉस्ट लीडरशिप या डिफरेंशिएशन, उससे पहले सोच रहे हैं इस इंडस्ट्री को कैसे डिफेंड करें, कैसे इस इंडस्ट्री का प्रॉफिट से ज्यादा हम प्रॉफिट कमाएं, सारी चीजें सोच रहे हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले बताओ। तो 5 फैक्टर कौन कौन से हैं सुनिएगा उसको। आइए चैप्टर 2 पे। पेज 2.28 होगा। आज आपको घर जाके पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल पढ़ना है। पेज 2.26, ठीक है। हेडिंग डालिए, पोर्टर्स 5 फोर्सेस। इसमें ही पहले अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे। लिखो, बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ द 5 कॉम्पिटिटिव forces influence profitability in your industry, you can develop a strategy for enhancing your company's long-term profits. Porter suggests the following. अब हमें क्या क्या करना चाहिए पोर्टर के हिसाब से। पोजीशन योर कंपनी where forces are weakest, मतलब जैसे जहां उस इस तरीके से लेके चलो अपनी कंपनी को पोजीशन करो, अपनी फर्म को पोजीशन करो। जैसे राइवल ही एक मान लो एक फोर्स है, तो जहां पे राइवल सबसे हल्का है वो वाले में घुस जाओ।
ये मत सोचो कि सबसे ज्यादा इनकम है। अब एक बात सोचो, मान के चलो एक इंडस्ट्रीज में कमाई तो बहुत है, रिटर्न बहुत है, लेकिन सामने सारे बब्बर शेर बैठे हैं, टाटा, रिलायंस, तुम क्या कर लोगे यार? बात समझे? तो ऐसी जगह घुसो जहां पे वीक, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अब जिसमें घुसे उसमें कमाई बढ़ाने की कोशिश करो। क्लियर हुआ? पक्का? दूसरा, अब जिसमें भी घुस रहे हो, जिस इंडस्ट्री में भी घुस रहे हो, अभी समझाऊंगा। एक्सप्लॉइट द चेंजेस इन दी फोर्सेस, और तीसरा, ये दोनों लास्ट वाले दो समझाने अभी, रीशेप द फोर्सेस इन योर फेवर। अब समझाता हूं, अभी 1 मिनट रुको और लिखो। फोर्सेस दैट शेप कंपटीशन। ये सारा टेक्स्ट जो मैं लिख रहा हूं सारा माइकल पॉटर साहब की बुक से है, ठीक है? अब सुनो, आप एक इंडस्ट्री में हो जिस समय हर समय यही डर लगा रहता है कि कब नया प्लेयर एंटर कर जाए, जिसमें हर समय यही डर लगा रहता है कि कब नया प्लेयर एंटर कर जाए। मतलब आप इनकम्बेंट हो, आप कौन हो? आप इनकम्बेंट है ना। अब आपके दिल में क्या डर है? यार मैं अगर प्राइस बढ़ाऊंगा तो दूसरा आदमी इसमें प्रॉफिटेबिलिटी देख के इसको पोच करने के लिए जल्दी से कूद जाएगा इसमें। होगा कि नहीं होगा? मान लो मेरे को यहां पे मैं 50 रुपए की चीज 500 रुपए की बेच रहा हूं, उमिशा को पता चला 50 की 500 में ऐसी बिक जाती है, तुम्हें क्या लगता है उमिशा बैठी रहेगी? क्या करेगी? वो भी बेचने लग जाएगी। तो अगर एंट्री पे लगाम ना हो, थ्रेट है आपको नए एंट्रेंट का। क्या है थ्रेट? न्यू एंट्रेंट का। किस चीज का थ्रेट है आपको? न्यू एंट्रेंट का। तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अभी राइवल की बात नहीं कर रहा, मैं तो एंट्री के बारे में सोच रहा हूं। या आप, अब बारी आई, अब आप किसी और इंडस्ट्री में एंटर करना चाह रहे हो, अब उस इंडस्ट्री में जो एग्जिस्टिंग बैठे हैं उन्होंने क्या किया, तू करके देख, उन्होंने प्राइस इतना कम कर दिया, तू बेच के दिखा। तो दोनों में तुम्हारी कमाई नहीं होगी ना। तो ऐसे ही 5 फोर्सेस हैं। पहली तो मैंने बताई राइवल, पहली क्या बताई? राइवलरी, राइवल्स है ना, मतलब कॉम्पिटिटर। दूसरा मैंने अभी बताया थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे 5 फोर्सेस दे रखी हैं आपको। कहां गया भाई? अभी तो थे यार। दूसरी क्या है? पोटेंशियल न्यू एंट्रेंट। समझ आया? अभी सारे सिखाऊंगा। और आप जब चैप्टर 3 देख रहे थे ना, वहां पे न्यू एंट्रेंट था, अगर वर्ड देखो एक, जहां मैंने कहा था मैं अभी याद करा दूंगा 5। समझ आया या नहीं? दिखा दे रहा। यहां पे चैप्टर 3 में ये रहा ना, राइवलरी, एंट्रेंट्स, मिल गया ना। मैंने कहा आपको याद हो जाएगा, आप टेंशन ना लो, बस जहां रट्टा लगवाना है वो मैं बैठा हूं। आपने कहा ठीक है सर, जहां बेकार की चीजें है ना, जिसमें रट्टे की ऐसे जरूरत नहीं है, वो आपको छोड़ रखा है मैंने। आपने कहा ठीक है सर। अब मैंने ये कहा तो हमें 5 फोर्सेस को अपने फेवर में लाना है और अपनी कंपनी को इस तरीके से पोजीशन करना है इंडस्ट्री के अंदर, अपनी फर्म को इस तरीके से पोजीशन करना है इंडस्ट्री के अंदर ताकि हम बेस्ट एडवांटेज उठा सकें। तो हम कैसे करेंगे? 3 पॉइंट बोले। पहला, आप अपनी कंपनी या फर्म को उस इंडस्ट्री में घुसाओ या पोजीशन करो। पोजीशन का मतलब लोकेशन नहीं है, पोजीशन का मतलब उस जगह रखना, उठा के उस तरीके से काम करना ताकि बाकी जितनी भी फोर्सेस हैं आप पे इंपैक्ट कम से कम डालें।
बात समझ आई है? एक एग्जांपल, अगर मैं आपको काम करने का एक मौका दूं, अब आपको सेफ तरीके से काम करना है, आप मरना नहीं चाहते, तो आप पता है कहां जाकर रहोगे? आप सिंगापुर रहोगे, इंडिया नहीं रहोगे। यहां पे फोर्सेस क्या क्या है? पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल फोर्सेस की बात कर रहा हूं। अर्थक्वेक, दिल्ली में सिस्मिक जोन हाई है ना, तो आप दिल्ली में, अगर आप एक लॉजिकल इंसान की तरह बात करोगे ना, आप इंडिया नहीं रहोगे, आप सिंगापुर रहोगे। सिंगापुर क्यों? सिंगापुर कवर्ड है, सुनामी नहीं आ सकती वहां पे, अर्थक्वेक नहीं आ सकता, वहां कोई बेल्ट नहीं है। तो आप अपने आप को कहां पोजीशन करना चाहोगे? सिंगापुर। ये मत सोचो कि वो अच्छी कंट्री है, भूल जाओ, भी अच्छी है खैर। आपको मैं एक लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज बोल रहा हूं, आप कहां अपने आप को रखना चाहोगे? सिंगापुर। समझ में आया या नहीं आया? बिकॉज यू आर सेफ। अगर आप यहां इंडिया में साउथ में जाते हो, दिक्कत क्या है? सुनामी आ सकती है, आ सकती है या नहीं? सिंगापुर इज सेफ। क्यों? वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, सुनामी नहीं आ सकती। सी है साथ में, लेकिन चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो सुनामी नहीं आ सकती उसमें। सुनामी आती है, इंडोनेशिया झेलता है वो। जैसे आई थी ना, आई थिंक 2008 में आई थी सुनामी। सुनामी पता है क्या होता है? नहीं पता? पता है? सी के अंदर अर्थक्वेक आता है ना, तो उसकी वजह से बहुत बड़ी लहरें निकलती हैं, उसकी वजह से पूरा का पूरे शहर उड़ जाते हैं एक सेकंड। तो आप ये कहोगे जापान सबसे अनसेफ होगा, है ना? क्यों? आपको पता है जापान में अर्थक्वेक भी आता है। लोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। अब बिल्कुल इसी तरीके से बिजनेस के लिए सोचो। ये तो आपने पोजीशन वैसे सोची थी, अब बिजनेस के हिसाब से सोचो। आप बिजनेस को इस तरीके से रखना चाहोगे इंडस्ट्री में, जहां पे ये 5 फोर्सेस जो हमारे पे इंपैक्ट डालती हैं, जैसे मैंने बोला था अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह, वैसे ये 5 फोर्सेस सबसे वीक हो। सही है या नहीं है? हम जो भी चेंजेस कर सके अपने फेवर में कर सकें, और कोशिश करें कि ये सारे हमारे फेवर में चलें। ये बोला उसने, और बिल्कुल सही बात तो बोली, क्या गलत बोला? अब हम 5 फोर्सेस पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी 5 फोर्सेस हैं? पहले बताओ किसको समझ में नहीं आया? आप पढ़े, लिखिए। द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5 फोर्सेस differs by industry. Industry structure grow out of a set of economical and technical characteristics that determines the strength of each competitive force. अभी मीनिंग पढ़वाऊंगा, समझाऊंगा, लिखते जाओगे। Following analysis will help us understand the challenges faced by a potential entrant. देखो, अभी ऊपर जो लिखा हुआ है इसको 5 मिनट बाद पढ़ेंगे।
यहां से पढ़ते हैं। सबसे पहला हमने क्या सीखा? थ्रेट ऑफ एंट्री पढ़े। अब आप सोचिए, जो पहले केस लेके चलते हैं कि आप इनकम्बेंट है। आप कौन हो? इनकम्बेंट। आप घबरा रहे हो कि नया प्लेयर आएगा, नई टेक्नोलॉजी लाएगा, नए तरीके के पैसे लाएगा, पता नहीं क्या के लिए क्या है, नए रिसोर्सेज लाएगा, हम खत्म ना हो जाए, हमारी कमाई ना खत्म हो जाए। तो आप क्या करोगे? प्राइस को बढ़ाओगे, कम करोगे? कम करो। आप कोशिश करोगे सिचुएशन ऐसी हो जाए कि यहां पे कैपिटल बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करनी पड़े तभी कोई एंटर कर पाए। आप सरकार के साथ भी सेटिंग करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? नेताजी को चंदा गया, तुम्हें क्या लगता है इलेक्ट्रोल बॉन्ड ऐसे भर गए? बात को समझो। नेताजी को चंदा ऐसे थोड़ी जा रहा है अरबों रुपए का। नहीं तो कौन देगा? तुम देते हो? क्यों नहीं देते? क्योंकि तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। तुम्हें जिस दिन फायदा होने लगे तुम क्या करोगे? सही दोगे कि नहीं दोगे चंदा? क्योंकि वो लीगल करप्शन है। चंदा क्या है? एक्चुअली डोनेशन जो पॉलिटिकल पार्टीज को जाती है, व्हाट इज दैट? जो लीगल करप्शन है ना, करप्शन इन लीगल वे इस। नहीं तो एक बात बताओ, कौन देना चाहेगा यार? तुम मंदिर को तो दे दोगे, मस्जिद को दे दोगे, पॉलिटिकल पार्टी को क्यों दोगे? तुम गरीब आदमी को दे दोगे? हैं अपने बेनिफिट के लिए दोगे तो वो लीगल चंदा है। तो ये काम भी होते हैं, समझते हो या नहीं? आपने कहा ठीक है। अब मैं जो बोलता हूं ना तो बहुतों को बहुत तेज वाली मिर्ची लगती है, लेकिन सच्ची बात बोलता हूं। देखिए, न्यू एंट्रेंट्स टू एन इंडस्ट्री bring new capacity and a desire to gain market share that puts pressure on prices, cost and the rate of investments necessary to compete। ये लाइन समझ में आई? पढ़ो, थ्रेट ऑफ एंट्री यहां तक पढ़ो। हाँ भाई, समझ में आ गया? हाँ, कैपेसिटी। अब लिखो, particularly when new entrants are diversifying from other markets, they can leverage मतलब वहां से बेनिफिट उठा सकते हैं, वहां के बेस पे यहां पे बेनिफिट उठा सकते हैं। they can leverage
existing capabilities and cash flows to shake up कंपटीशन। एक नया आदमी जीरो से चालू करेगा, उसको ज्यादा डिफिकल्ट होगा। बात समझो। हल्दीराम अगर साउथ इंडिया में से काउंटर खोलना चाहता है, उसके लिए डिफिकल्ट नहीं है। से साउथ इंडिया में हल्दीराम नहीं चलता, मान के चल रहा हूं, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि होता क्या, देखो आप थोड़ा सा मेरी विश्वास करना बात को, 40 किलोमीटर पे आप जाओगे ना, हर 40 किलोमीटर पे आपको देखना लैंग्वेज तक बदल जाएगी, आदमी का टेस्ट बदल चुका होगा। हर 40 किलोमीटर पे ये माना जाता है। अगर यकीन नहीं आता, आप गाजियाबाद और साउथ दिल्ली में 40 किलोमीटर का अंतर होगा, चेक कर लो। गाजियाबाद से 40 किलोमीटर और पीछे चले जाओ तो और अंतर आ जाएगा। मानते हो या नहीं? हर 40 किलोमीटर में सब कुछ बदल जाएगा। यहां पे हल्दीराम चलता है, गाजियाबाद में कुछ और चलता है, गुड़गांव में ओम चलता है, शायद पता हो। पता है? अगर आप वेस्ट दिल्ली जाओगे, वहां पे गुलाब चलता है, GULAB। गुलाब भी तो चलता है। मैंने एक गलत बोल दिया तो क्या हो गया? तुम्हारा अग्रवाल भी चलता है, ठीक है, लेकिन गुलाब तो चलता है है ना? इधर जाते हो तो बीकानेर चलता है। मतलब आप ये मत सोचो कि आपका वाला ही वेस्ट है, हर जगह बदल जाता है। लेकिन अगर ये वाला पर्सन मान के चलो साउथ में एंटर करना चाह रहा है, अब उसके पास पहले से बेनिफिट है, तो हमारे को एक दिक्कत आ सकती है। क्यों? दूसरा एंटर करेगा तो फिर भी आसान है, इसके पास तो पहले ही नो हाउ है, इसके पास पहले ही सब कुछ है ना? तो यहां के बेनिफिट को वहां लेवरेज कर सकता है, यहां की कैपेबिलिटीज को वहां लेके जा सकता है। ठीक है या नहीं? आपने कहा ठीक बात है सर, आगे पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है यहां तक जो लिखा है? आगे देखो, लीवर क्या होता था? फिजिक्स में पढ़ा होगा। पुल ही नहीं होता था, एक पत्थर है, उसको रखा, एक डंडे के ऊपर रखा, मतलब एक मान के चलो हैवी आइटम उधर रखा है, ऐसे करके एक डंडा लगाया, नीचे कुछ रखाया, इधर से लीवर खींचोगे ना तो इतना भारी सामान भी उठ जाएगा। ऐसे ही आपकी यहां पे मान के चलो दिल्ली का हल्दीराम है, साउथ में एंट्री करना मुश्किल है, लेकिन यहां पे उसके पास बेनिफिट है, हल्का सा खींचेगा तो साउथ में हिल जाएगा। अब समझ में आ गया? लीवर याद रहेगा ना? लीवर पता है या नहीं पता? नहीं पता? बचपन में तो पढ़ा होगा। The threat of entry therefore puts a cap on profit potential of an industry. When threat is high, incumbents must hold down their prices or boost investment to deter new competitors. यहां तक समझ आया? पढ़ लो। डेटर मतलब रुकावट। ये DBTOR नहीं है, DTR है, डेटरेंट होता है ना, मतलब रुकावट।
लिखिए, द थ्रेट ऑफ एंट्री इन एन इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन द height of entry barriers that are present and on reactions entrants can expect from incumbents. मैं जो कुछ भी लिखवा रहा हूं आपके पहले बता दूं, बेस क्या है। देखो, आपको मैंने एसएम के नोट्स का वो दिया ना एक लिंक, मेरे को भी नहीं मिल रहा। इसमें देखो, पोर्टर 5 फोर्सेस की बुक का ये मैंने एक्सट्रैक्ट डाल रखा है, एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का आया था, मैं आपको दिखाया भी था। ठीक है, तो अगर बहुत मन करे तो ये भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा है इसलिए मैंने कहा कि इसका ही ब्रीफ है। ठीक है, और इसमें कहीं भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है तुम्हारे इंस्टीट्यूट से, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा ही है। बैरियर टू एंट्री, बोलू अब, आप इनकम्बेंट नहीं है, आप एंट्रेंट है, मैं इनकम्बेंट, समझने के लिए लेके चलते हैं। ठीक है, मेरी ना बड़ी सेटिंग है सप्लायर्स, मैं इनकम्बेंट हूं, यू आर एंट्रेंट, मतलब नए प्लेयर आप हो जो एंटर करना चाह रहे हो, मैं पुराना प्लेयर हूं। अब समझ में आ गया? मैं उनसे बहुत पहले से सप्लायर से माल खरीदता आ रहा हूं, मेरी कॉस्ट कितनी ज्यादा होगी, कम होगी? कम। समझ में आया यहां तक? क्योंकि मेरी कॉस्ट कम होगी, मेरी सप्लायर से टर्म्स भी अच्छे होंगे, ये भी समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि मैं पहले से चल रहा हूं। तो आपको सप्लायर मिलेगा कहां से? मुश्किल हो गया ना? बात समझे या नहीं समझे? आप सोचो, आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो गया सप्लायर पकड़ना। क्योंकि अगर मान लो, मैं सिंपल सी बात है, पंखा ही बना के बेचता हूं, सिंपल सीधी बात बोल दी, पंखे के लिए आपको जो भी चाहिए, कैपेसिटर चाहिए, मैं भी उससे ही खरीदता हूं। आप गए, अब आप नए हो, आप खरीदोगे 20 रुपीज का, मेरे को पड़ रहा होगा 10 रुपीज का। मेरे को क्यों सस्ते में पड़ रहा होगा? मैं कितने साल से लेता आ रहा हूं, आप तो अभी भी आए हो, तो आपके लिए एक बैरियर का काम करेगा कि नहीं करेगा? क्यों? मेरे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट है जो आपके पास नहीं है। मेरे टर्म्स बहुत अच्छे सप्लायर से कितने साल से काम करता आ रहा हूं, आपके अभी नहीं है। मानते हो या नहीं मानते? आपको क्या लगता है, हल्दीराम मान लो अलीगढ़ गया काम करने, वहां कुंजीलाल चलता है, जैसे कानपुर में किप्स है, बदायूं में राधिका है, ऐसे ही आपका है, अलीगढ़ में कुंजीलाल बहुत चलता है। तुम्हें क्या लगता है, अलीगढ़ में हल्दीराम खुल जाएगा तो आसानी से चल जाएगा? तो इतने बड़े आदमी को, कितने $13 बिलियन की भी शायद वैल्यूएशन हुई थी उसकी, इतनी बड़ी कंपनी को कह रहा हूं वो चल जाएगी आसानी से? इतनी पास है, 100 किलोमीटर पर बस, नहीं चलना आसानी से। आप कहोगे ऐसा क्यों सर, उसमें तो बहुत पैसा है। एक्चुअली
वहां पे उसके पास शुरुआत में सेल होगी कम। तो जो इंग्रेडिएंट की कॉस्ट है, जो लेबर की कॉस्ट है, जो सेल्स है, सब चीज का एडवांटेज कौन उठा रहा होगा? कुंजीलाल उठा रहा है। सही है या गलत है? हल्दीराम के लिए इतना आसान नहीं है वहां पे काम करना। या तो वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अंदर रखे क्योंकि शुरू में लॉसेस बहुत होंगे, लगाए रखे पैसा, तो नेचुरल सी बात है, जिस पे ज्यादा पैसा वो जीतेगा आखिर में, है ना? अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट। मानते हो? और मेरे एक बात मानना, देखो कभी भी ये मत सोचना, बुरा मत मानना, ये मत सोचना कोई दिल्ली वाला होगा तो सोचेगा हल्दीराम ही बेस्ट है, ऐसा नहीं है दोस्तों। हर जगह अलग होता है। जैसे दोस्त आप कहां के हो? हैं? आप नोएडा से बिलोंग करते हो? वैसे ओरिजिनली कहां से बिलोंग करते हो? उड़ीसा में क्या चलता है, कौन से हलवाई ज्यादा चलता है? कोई है कोई पॉपुलर? उतना नहीं है, चलो चलो। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूं, पेठे अगर तुम्हें पता हो, आगरा के, पता है नहीं पता? नाम क्या है उसका, पेठे वाले का नाम भूल रहा हूं। पंचशील, पंछी पंछी, सही कह रही हो। पंछी का पेठा बहुत चलता है। तुम्हें क्या लगता है ये पेठा बना देगा तो चल जाएगा आसानी से? बात यही है। ठीक है, तो दिल पे मत लेना। कई लोग सोचते हैं कि यार हमारा वाला ही बेस्ट है, तुम्हारा वाला तो बर्बाद। ऐसा कुछ नहीं, वो डिफिकल्ट है। हाँ डिफिकल्ट बहुत है ना, एंट्रेंट के लिए बड़ा डिफिकल्ट है ना घुसना नए मार्केट में, है ना? तो आपने कहा ठीक बात है सर। लिखिए, सप्लायर साइड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बैरियर क्या बनेगा? सप्लायर की साइड से इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लिखिए, these economies arise when firms that produce at large volumes enjoy lower costs per unit because they can spread fixed costs over more units, कॉमा। अभी इसका बारे में बताता हूं। मान के चलो दुकान का रेंट है 1 लाख। दुकान का रेंट कितना है? 1 लाख। अब तुम लोगों ने सोचा दुकान चलाएंगे, पहुंच गए पूंजी हल के कंपटीशन में। अब उसकी फिक्स कॉस्ट 10,000 कस्टमर्स पे लग रही है, तुम्हारी फिक्स कॉस्ट 100 कस्टमर पे, तो तुम्हारी पर कस्टमर कितनी हाई कॉस्ट हुई? तो एडवांटेज में कौन है? कुंजीलाल हुआ या नहीं? कोई भी नाम है, कुंजा बजक जो भी मर्जी बोलो, मेरा क्या है? मेरा कौन सा रिश्तेदार है? मेरे को कौन सा फ्री में दे रहा है? तुम उसका मजाक ही बना लोगे तो मेरा क्या जा रहा है? एक्सेप्शन है, तुम लोगों को कोई रिश्तेदार ना निकला है भाई। मुझे क्या मालूम कौन कहां बैठा है? कोई कुंजीलाल का बेटा ही बैठ के क्लास देख रहा हो मुझे क्या मालूम। ठीक है, तो आपने कहा कि सही बात है सर। आगे लिखिए, एम्प्लॉय more efficient technology or command better terms from suppliers. Next line, supplier side economies of scale
debtor entry by forcing aspiring entrants either to come in large scale which requires dislodging एंट्रेंस मतलब जो जमा हुआ होता है, मतलब जो पुराने से कॉम्पिटिटर पहले से जमे पड़े हैं ना, समझे या नहीं? competitors or to accept cost disadvantage. पढ़ लिया? यहां पे डाउट हो तो बोलो, नहीं तो आगे बढ़ता हूं। पढ़ लिया? सुनो, हम किस पे चल रहे हैं? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। आपके यही सारी चीजें मैं थोड़ा डिटेल में लेके जा रहा हूं। यही सारी चीजें हैं ना यहां पे जो आप पढ़ रहे हो, इसने जो पॉइंट्स बना रखे हैं, मैं धीरे धीरे करके सब लेके जा रहा हूं। जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ गया ना, आ गया कि नहीं आ गया? अब ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल ले रहा है एक साइड का, अब मैं ले रहा हूं दो साइड की। पहले लिया मैंने सप्लायर साइड, अब मैं लूंगा बायर साइड। बायर मतलब मेरे जो कस्टमर है। पहला कौन हो गया? सप्लायर। दूसरा क्या हो गया? बायर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सोच के बताना, तुम्हें अगर कोई चीज पसंद आ जाती है तो तुम ब्रांड स्विच करते हो आसानी से? सच्ची सच्ची बताना। मान लो तुम्हें कोई भी चीज पसंद आ गई, मान लेते हैं कि चिराग गर्ग को शर्ट ये वाली ब्रांड जो है बहुत पसंद, उसको कंफर्टेबल फील होता है इस शर्ट। दूसरा आ जाएगा, वो कहेगा मेरी इससे अच्छी शर्ट है, ट्राई भी करेगा? बहुत मुश्किल से, है या नहीं? तो एक प्रॉब्लम यहां भी है। प्रॉब्लम क्या है? ये ना अपने साथ और लोगों को खींचना चाहेगा कि नहीं वही अच्छी है। हो सकता है नया प्लेयर उससे बेटर शर्ट दे रहा हो, समझो पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन ये एक नेटवर्क बनाना चाहेगा क्यों? इसको प्रूव करना है कि इसका डिसीजन सही है। मानते हो या नहीं? और ये होता है, सबके साथ होता है। होता है कि नहीं होता? आप कहोगे हां सर, हमार को कोई चीज पसंद होती है तो हम उसके डिपेंड करने के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, प्लीज डू नॉट टेक इट अदरवाइज, कोई दिल पे मत लेना। आपको एक पॉलिटिकल पार्टी एक्स पसंद हो तो कई आप में से उसके भक्त बनने को भी रेडी हो जाओ। मैंने एक्स बोला, किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं बोला। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वाई बन जाएगा, वाई पार्टी के लिए भक्त बन जाएगा। और यहां क्या चल रहा होगा? अंधभक्ति में आपस में लड़ाई। सही हो रही है कि नहीं? मुर्गे लड़े होते हैं ना रोज शाम को, देखा है मुर्गे लड़ते शाम को टीवी पे? नहीं देखे? मुर्गे नहीं लड़ रहे होते शाम को टीवी पे? नहीं देखा? कभी हल्ला बोल और क्या क्या अजीब अजीब नाम है वो, कि हुंकार, इसकी हुंकार। अबे किसकी हुंकार? तुम न्यूज दिखा रहे हो या मुर्गे लड़ा रहे हो यहां बैठ के? किस बात का हल्ला बोल? किस पे लड़ाई करने चलती है तुम? दावा मतलब किस पे धावा बोल रहे भैया? लेकिन उसी में मजा आ रहा है सबको आजकल वही देखने, क्योंकि क्या था,
पहले हम बचपन में, मैं जब छोटा था तो एक आता था WWF, वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन, उसको फिर चेंज करके WWE बना दिया। अभी भी ई है, कुछ और है? ई है। उसको देखने में बड़ा मजा आता था। आया है? उसमें ना मजा क्या है, कुछ नहीं, पूरे दिन देखते रहते थे, इधर से उठा के उसने फेंका, उसने उठा के, और लगती नहीं उन्हें, सब एक्टिंग चल रही होती है, सब स्क्रिप्टेड है। कई बार तुमने यूट्यूब पे वीडियो भी देखोगे, बच्चे आपस में यही एक्टिंग कर रहे होते हैं, ये मैंने उठा के दूसरे को फेंका और गेम चल रहा होता है, लेकिन मजा बड़ा आता। तो हम लोगों की आदत है दूसरों की लड़ाई में फड्डे में, देखो किसी के यहां अगर एक्सीडेंट हो जाए या लड़ाई हो जाए, कलेश हो जाए रोड पे, तो सब खड़े हो जाएंगे, क्या चल रहा है, दो मार इसको, है नहीं? बड़ा मजा आता है लड़ाई देखने में। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। चलो पढ़ाई पे वापस आते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि यार आपका डिमांड साइड भी हो सकता है। अच्छा, और क्या हो सकता है? कई बार क्या होता है, ऐसा नहीं है कि कस्टमर चाहता है एक प्रोडक्ट को, कई बार क्या होता है कस्टमर चाहता नहीं है लेकिन उसकी स्विचिंग कॉस्ट बहुत हाई है। स्विचिंग कॉस्ट है, मान लो मैं कोई चीज प्रोडक्ट ऐसा यूज कर रहा हूं, जैसे कहा जाता है सैप, एसएपी, सैप गलत बोला जाता है, एसएपी एक ईआरपी सिस्टम है। उस टेक्नोलॉजी से आप दूसरी टेक्नोलॉजी पे जाना चाह रहे हैं तो आपको बहुत मुश्किल से जाओगे। आपके पास, किसी के पास आईफोन है, आप आईफोन से एंड्रॉयड पे स्विच करके देखना, बहुत डिफिकल्ट है। आप स्विच करने से छोड़ दो, तौबा कर लोगे, छोड़ो यार इसी को चलाते। मुझे नहीं मालूम आपको पसंद है या नहीं, मैं पहले इस पे कमेंट नहीं मार रहा हूं कि आपको पसंद है या नहीं पसंद, मान के चलो आपको पसंद है या आप इंडिफरेंट है, कुछ भी सिचुएशन है, लेकिन आप स्विच नहीं कर पाओगे आसानी से, क्योंकि स्विचिंग कॉस्ट इज वेरी हाई। वो आपका डाटा ही नहीं निकालने देता आसानी से। निकाल के दिखाओ फोन नंबर वगैरह, आसान नहीं है आईफोन छोड़ना। तो आप ये कहोगे जब स्विचिंग कॉस्ट हाई हो तो यार आप एंट्री कर भी जाओगे तो भी आसान नहीं है, क्योंकि कस्टमर छोड़ ही नहीं पाएगा आपको। दूसरा बंदा एंटर कर भी गया तो इनकम्बेंट से छूटेगा ही नहीं। आपने कहा ठीक बात है, कई बार कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत हाई चाहिए होती है। क्या चाहिए? अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट। आपने कहा मैं प्लेन बनाना चाहता हूं, पैसे नहीं है ना। आपने कहा कि सर कुछ मानो ना मानो, अब जैसे मैं पिछले कई साल से टीचिंग कर रहा हूं, यहां पे कोई थ्रेट टू एंट्री तो है नहीं, कोई भी आ सकता है, लेकिन मेरे पास एक एडवांटेज है, एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से मुझे यह पता है मेरे को बुक्स कहां सस्ते में बननी है। भूल जाओ बाकी सारी चीज, मुझे जिसमें तुम कहोगे नॉलेज को छोड़ दो भी, लेकिन मेरे पास कहां एडवांटेज आ रहा है, मुझे पता है ना कि बुक्स कहां से सस्ते में बनेगी, है या नहीं। मुझे पता है कौन सी टेक्नोलॉजी मेरे लिए सबसे चीप वे में सबसे बढ़िया रिजल्ट ला के देगी। रीजन, क्योंकि मैं इनकम्बेंट हूं बहुत साल से, और इसका कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास सटली खुद अपने आप बहुत सारे एडवांटेज हैं, बिकॉज मैं क्या हूं? इनकम्बेंट। आपने कहा ठीक है, आपने कहा कि सर कई बार एक और चीज होती है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं। अच्छा, आपने सोचा कोल्ड ड्रिंक बनाने की सोचते हैं, तुम्हें क्या लगता है पेप्सी वाला तुम्हारे को आसानी से कोल्ड ड्रिंक डिस्ट्रीब्यूट करने देगा? करने ही नहीं देगा, कुछ भी कर लो तो। उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत तगड़ा फंसा पड़ा है, तुम कैसे करोगे? तुम क्या अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाओगे? होलसेलर उसके पहले सेट है, डिस्ट्रीब्यूटर उसके सेट है, तुम कैसे करोगे? कैसे पहुंचाओगे दुकान तक माल? बात समझे या नहीं? तो आपने कहा कि सर ये तो होना ही है, और सरकार के बारे में तो बता ही चुका, सरकार को चंदा चढ़ा दिया तो बात खत्म हो गई। और एग्जिस्टिंग वाला तो मजे से चढ़ाता है। तुम्हें क्या लगता है अंबानी अदानी ऐसे चल रहे हैं? मानते हो? अच्छा, एक बात सोचो, इसके बाद मैं ब्रीफ, एक मिनट बाद, चलो। तो पहला हमने पूछा न्यू, पहला क्या था? राइवलरी, पहला क्या था? राइवल। दूसरा क्या हो गया? न्यू एंटर। मैं पहले अब तीनों का बाकी तीन भी बेसिक समझा दे रहा, उसके बाद हम लोग डाउट लेंगे और फिर क्लास बंद कर देंगे, ठीक है।
अब आपने कहा सप्लायर्स, आपने कहा कि सर कई बार हमारी इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि सप्लायर बहुत स्ट्रांग होता है। एक ही सप्लायर है मान लो। अच्छा मैं तुमसे पूछता हूं कंप्यूटर में सीपीयू किस कंपनी का आता है? बताओ, नाम बताओ, सुना है? इंटेल या एएमडी? तुम्हें लगता है सिर्फ दो ही होंगे और सरवाइव करना मुश्किल है। उसमें भी इंटेल ने क्या बदमाशी कर रखी है, सारे लैपटॉप सबसे टायर पहले ही मार रखा है, एएमडी का नहीं है। देखो, और इंटेल ना गुंडा है, इंटेल गुंडा है, तो वो ज्यादा रेट चार्ज करता है। अब वो ज्यादा रेट चार्ज कर रहा है, तुम ज्यादा, अब कंप्यूटर डीलर अगर ज्यादा कंप्यूटर महंगा बेचने लगेगा तुम कंप्यूटर खरीदना ही बंद कर दोगे। तो कंप्यूटर डीलर को क्या करना पड़ता है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कम करनी पड़ती है ताकि कंप्यूटर बिक सके। लैपटॉप वाला है एचपी वाला, उसको मजबूरन क्या करना पड़ा है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कम करनी पड़ी ताकि उसकी सेल ना टूटे। क्योंकि अगर वो लैपटॉप कर देगा 2 लाख का, तुम खरीदोगे क्या? तुम कहोगे मैं मोबाइल से काम चला लूंगा या मैं कैसे भी चला लूंगा। समझ में आई बात? तो आपने कहा कि सर सप्लायर कई बार ना या तो लिमिटेड होते हैं या सबने एक मोनोपोली सिचुएशन बना रखी होती है, तो वो प्रॉफिट अपनी साइड खींच के ले जाते हैं, तो हमारी इंडस्ट्री जो है उसका प्रॉफिट सारा श्रिंक हो जाता है। समझे? मेरी इंडस्ट्री क्या है, टीचिंग इंडस्ट्री, मान के चलो बुक्स वाले सारे कार्टेल बना लें, कार्टेल मतलब सब एक साथ मिल जाए, तो मेरी बुक्स बहुत महंगी हो जाएंगी। मैं क्या तुमसे फीस ज्यादा चार्ज कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, तो लॉस किसका होगा? मेरा। मानते हो या नहीं? प्रॉफिटेबिलिटी किसकी श्रिंक हो रही है? मेरी। तो आपने कहा कि सर इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी कब जाएगी? जब सप्लायर, समझ में आया या नहीं आया? बायर का उल्टा है, बायर का उल्टा है। मैंने एक बार यात्रा से पैकेज बुक कराया, मैंने कहा 30 लोग हैं, बोल कितना रेट देगा? मैंने कहा कहता इतना। मैं कहा नहीं, कहता इतना। मैंने कहा अभी और कम कर। सही बता रहा हूं, पीछे पड़ के हम लोग सब लोग मैं पहले क्या था, स्टूडेंट्स के साथ घूमने जाता था बहुत साल पहले। तो हम लोगों ने जब पैकेज कराया उस समय तो मतलब ये समझो मैं जानबूझ के 30 लेके जाता था, ज्यादा लेके जाऊंगा पता चला 700-800, क्योंकि हजार की तो एक क्लास होती थी, तो रखूंगा कहां मैं, अपना कैसे संभालूंगा? तो मैं 30 स्लॉट रखता था, 30 के अंदर लेके चलता था। मैं कहा देख यात्रा वाले से कहा, मैंने कहा तेरा देख 1000 बच्चे सामने बैठे हैं, तेरा ऐड हो रहा है, भेजता है या नहीं बोल? उसने सबसे बिना प्रॉफिट कमाए चुपचाप मुझे डील दी थी, प्रॉफिट नहीं कमाया उसने। हम लोग औली वगैरह घूमने गए थे, औली पता है उत्तराखंड में पड़ती है, कोई प्रॉफिट नहीं कमाया, अगर चुपचाप दे। अब देखो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, इसका खतरा आया है या नहीं आया इंडस्ट्री पे? अगर बायर एक साथ हो जाए किसी तरीके से तो इंडस्ट्री का प्रॉफिट एक सेकंड में क्या होगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मानते हो? सब्स्टिट्यूट लास्ट है, उसके बाद मैं डाउट लेके बंद कर दूंगा आज की क्लास। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, आप ऐसे सोचो, सिमिलर प्रोडक्ट और सब्स्टिट्यूट दो अलग चीज होती है। सिमिलर प्रोडक्ट मतलब एक रेनॉल्ड्स का पेन है, एक दूसरा कौन सी कंपनी का है, प्लेयर का है, इनके हाथ में 2 पेन है। अब ये दोनों सिमिलर प्रोडक्ट है, दोनों पेन है। अगर इन पे पेन नहीं होगा तो पेंसिल विल एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर इट। मानते हो या नहीं? है? कोक पेप्सी सिमिलर है? नहीं। कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सिमिलर प्रोडक्ट है। बात को सुनो, प्लेन और ट्रेन सब्स्टिट्यूट है, समझे या नहीं समझे? जूम मीटिंग रेदर देन एक्चुअल मीटिंग सब्स्टिट्यूट है। समझ में आया या नहीं? मतलब आप ये सोचो इक्वल बेनिफिट नहीं दे रहा, लेकिन अगर ज्यादा बदमाशी करोगे तो सब्स्टिट्यूट एक्चुअल को ओवरकम कर जाएगा। प्लेन के रेट ज्यादा होते तुम क्या करते हो,
ट्रेन से, तो मैंने कहा भाड़ा में जाओ तू, और ट्रेन के भी ज्यादा है तो प्लस बस बैठी है, इंटरस्टेट बस होती है, पता है या नहीं पता? तो आपने कहा सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट और सिमिलर प्रोडक्ट्स अलग चीज है। तो आपने कहा कि सर हमारे को एक खतरा और रहता है, किस चीज का? सब्स्टिट्यूट का। क्योंकि अगर मैं कमाना चाहता हूं और सब्स्टिट्यूट बहुत इकोनॉमिकल है, तो आदमी किस पे शिफ्ट कर जाएगा? सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट कर जाएगा। मेरी कमाई उसी समय, समझ में आया या नहीं आया? तो भाई ये 5 फोर्सेस हमारी इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को डिसाइड करती है। ये बताती है कि कितनी अट्रैक्टिव है इंडस्ट्री, कितनी नहीं है। अट्रैक्टिव मतलब इसमें कितनी कमाई है, सरवाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अबव एवरेज रिटर्न ला पाएंगे या नहीं। तो ये 5 फोर्सेस हैं जिससे हमें पता चलता है। इन 5 फोर्सेस को सोचने के बाद जब हम स्ट्रेटेजी बनाना शुरू करेंगे, पहले तो इसमें अपने आप को बेस्ट फिट करेंगे, फिर हम सोचेंगे क्या हम कॉस्ट लीडर बने या डिफरेंशिएशन। उसके बेस पे ही हमारी फर्म अच्छा अर्न कर सकती है, अबव एवरेज अर्न कर सकती है। ये कहना है माइकल पोर्टर साहब का। अब कोई डाउट है तो पूछिए। मैं बता, कह रही है एक बहुत रिच पर्सन है तो उसको भी प्रॉब्लम होती है। हाँ, जियो ने जब टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में एंटर किया, उसका खुद का भाई भी था, रिलायंस कम्युनिकेशन लेके बैठा हुआ था, अनिल अंबानी, मुकेश का भाई, पता है नहीं? कितने सारे मैं बता दूंगा, टेलीनॉर, वीडियोकॉन, वोडाफोन, आइडिया, एयरसेल, बीएसएनएल, एमटीएनएल, टाटा डोकोमो, देखो कितने तो मैंने बता दिए तुम्हें। इतने सारे तो मेरे को याद आ रहे हैं, और पता नहीं कितने होगा, एसआर वगैरह भी थे, मेरे को जितना याद आ रहा है? हाँ, ये बता रहे हैं बहुत सारे थे, लेकिन ये सारे खत्म हो गए। ऐसे नहीं किए थे उसने खत्म। उसके लिए सबसे बड़ा ट्रबल था इस मार्केट में घुसूं कैसे, एंट्री नहीं मिल रही। उसने घुसने के लिए कॉस्ट लीडरशिप लगा दी, वैल्यू तो वही दी, पैसे की उसको कमी थी नहीं, तो उसने कहा पैसे तो मैं फूक दूंगा कितने भी, तो मैं एंट्रेंट तो बन गया, रोक के दिखा दो जिसके पिताजी में दम हो। अब उसने कहा मेरे को स्ट्रेटेजी कौन सी लगाऊं, डिफरेंशिएशन कुछ है ही नहीं। फोन में क्या है, तेरा फोन और उसका फोन क्या अंतर है, आवाज तो वही आ रही है। अभी तो एचडी वेचडी चालू है, तब तो नॉर्मल था फोन की क्वालिटी, अभी तो एचडी वगैरह हुई है, तब तो नॉर्मल आती थी वॉइस। तो आपने कहा कि सर, उन्होंने क्या किया, फ्री में देना शुरू किया। 2016 से शायद 20 तक फ्री था जियो, पूरी तरह फ्री, कंप्लीटली फ्री था, है डाटा वगैरह सब कुछ फ्री, कंप्लीटली फ्री, अनलिमिटेड फ्री। फोन लेना होता था, बस एक सेट होता था उनका अलग, सब कुछ फ्री था, उनपे ऑप्शन ही नहीं था। पैसा होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर जाओ। रिलायंस मिल्क बास्केट को रिलायंस ने खरीदा, डुंजो को रिलायंस ने खरीदा, कितनी कंपनीज है जिसको रिलायंस खरीद रही है, क्योंकि अगर वो खरीदेगी नहीं तो उसको एंटर करना बड़ा मुश्किल है। तो हम ये सब समझने वाले हैं आगे चैप्टर 4 के अंदर, मर्जर, एक्विजिशन, कॉन्ग्लोमरेट, ये सब हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग स्ट्रेटेजिक अलायंस करें, मर्ज करें, क्या करें ताकि हम अंदर घुस पाए। बात समझे? कोई डाउट और कुछ? ये सिमिलर प्रोडक्ट है ना बेटा, सब्स्टिट्यूट और सिमिलर में अंतर है। आप देखो, एक मिनट और सुनो, आप लोग ना इंग्लिश की ऐसी मत मारो। हम लोग अभी तक, इंग्लिश हमारी मदर टंग तो है नहीं, तो हम सोचते हैं एक पेन नहीं तो दूसरा पेन मतलब सब्स्टिट्यूट बन गया। ऐसा नहीं होता। सब्स्टिट्यूट का मीनिंग क्या होता है पहले समझो। लेकिन सेम चीज नहीं होनी चाहिए ना, एक रोटी की जगह दूसरी रोटी सब्स्टिट्यूट नहीं होती। बात समझे? एक रोटी की जगह दूसरी रोटी सब्स्टिट्यूट नहीं होती, रोटी की जगह चावल सब्स्टिट्यूट होते हैं।
बात समझ में आई या नहीं आई? अगर सेम चीज है, एक शर्ट की जगह दूसरी शर्ट पहन ली है, टी शर्ट पहन ली, दैट इज नॉट सब्स्टिट्यूट, है ना। तन ढकने के लिए तुमने वो लंबी सी लोई ओढ़ के आ गए कि चलो उससे ही काम चला लेते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूट। बात समझ में आ गई? और कुछ? चलो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, आज के लिए इतना ही, आज के लिए टाटा बाय बाय।